प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेस में। आज करंट की क्लास लेकर के आया हूं और करंट में भी जुलाई के आखिरी के 3 दिन की, ठीक है, यानी 29, 30 और 31 जुलाई के करंट आपके सामने। 8 या 9 तारीख को 1 से लेके 7 दिसंबर तक के करंट उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। तो करंट की जो क्लास चल रही है ना, इसे पूरा देखा करिए और अच्छा ये रहेगा कि आप सब अपनी अपनी नोट्स बनाते रहें साथ में, ठीक है। हाँ, तब इसका विशेष फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो फिर वही पढ़ के निकल जाने वाली बात होगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और आज का पहला करंट। और ये करंट जो हमारा है, ये पेपर डेट से देखा जाए तो 30 का था, लेकिन एक्चुअली में डेट है इसकी 29/7/2023। तो 29/7/2023 के करंट पे ध्यान देते हैं और पहला करंट शुरुआत करते हैं क्लास की। पहला करंट है अखिल भारतीय शिक्षा समागम, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन बनेगा कि कहाँ इसका आयोजन किया गया, तो स्थान भारत मंडपम। याद होगा इसके पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि नरेंद्र मोदी जी ने इस भवन का उद्घाटन किया था अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए, और जो प्रदर्शनियां लगती हैं उसके लिए है कहाँ पे, ये प्रगति मैदान नई दिल्ली। इसका आयोजन 2 दिन होगा, 30 और 31 जुलाई 2023, ठीक है। आगे ध्यान रखना है कि ये क्यों अखिल भारतीय शिक्षा समागम, इसका आयोजन क्यों किया गया, ठीक। तो इसके आयोजन के संदर्भ में ये ध्यान रख लेना है कि इसका आयोजन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। इसके तहत ही PM श्री प्रधानमंत्री स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया एक योजना है सरकार द्वारा, और इस योजना के तहत जो सरकारी स्कूल हैं उनको अपग्रेड करने की बात चले। अपग्रेड करने का मतलब उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी व्यवस्थाएं, इनको व्यवस्थित किया जाएगा। इस अपग्रेडेशन के तहत, इसी अखिल भारतीय शिक्षा समागम के तहत ही, ठीक है, 6207 स्कूलों के अपग्रेडेशन के लिए 6.30 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई, ठीक है। तो इसको ध्यान में रख लेना है, ठीक। कितने स्कूलों के लिए, तो 6207। कितने पैसे जारी किए गए, तो 6.30 करोड़ रुपए। किस योजना के तहत, तो PM श्री, पूरा नाम प्रधानमंत्री स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया, ठीक है। इसी के संदर्भ में उत्तर प्रदेश से जोड़ लेते हैं, तो इसी के तहत ही उत्तर प्रदेश में PM ई-विद्या DTH TV चैनल का शुभारंभ भी किया गया, और ये 5 शैक्षिक चैनल होंगे, ठीक है। वो बटा होगा कक्षा 1 से लेके 2, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो ये 5 शैक्षिक चैनल जो है DD PM ई-विद्या UP पे प्रसारित होंगे, और इन 5 चैनलों का जो नंबर है DTH पे, वो 173, 174, 175, 176, 177, ठीक है। सेकंड करंट पे आते हैं। दूसरा करंट अपना है न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय। ये क्यों चर्चा में है, ये ध्यान दे लेना है। बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने इन्हें इनके पद की शपथ दिलाई। अब ये ध्यान रख लेना है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय से गए हैं, इसलिए ये उत्तर प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इससे पूर्व ये कहाँ थे देवेंद्र कुमार उपाध्याय, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे, और कहाँ से पढ़े हुए हैं, तो लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने LLB की हुई है, ठीक है। तो ये 2 करंट हुए। तीसरे करंट पे आते हैं। तीसरा करंट है आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बच्चों का सर्वे। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये सर्वे किया गया है महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा, ठीक है। तो आंगनबाड़ी जो है जो संचालित होती है, महिला एवं बाल विकास विभाग ही संचालित करता है, ठीक। तो इसके तहत ये सर्वे देखना है कि सर्वे में क्या निकल के आया है। तो इस सर्वे में अगर हम देखें, तो इस सर्वे में 2,48,728 बच्चे, ठीक है, 2,48,728 बच्चे अति कुपोषित मिले हैं, ठीक। ये तो पहले एक आंकड़ा हो गया। अब जो अपने लिए जो अच्छा क्वेश्चन जो बन रहा है ना, वो ये बन रहा है कि जिलेवार यहाँ पे संख्या है। तो मैंने 3 जिलों का नाम लिखा है, वो देख लेना है। सर्वाधिक कुपोषित बच्चों वाले जिले, तो ये जो आंकड़ा आया ना 2,48,728, इसमें से सबसे अधिक बच्चे किस जिले के थे, तो पहला आजमगढ़, 10,859 बच्चे यहाँ कुपोषित मिले, अति कुपोषित। दूसरा स्थान प्रयागराज, 8,966 बच्चे। तीसरा स्थान बहराइच, 7,964, ठीक है। उसी में आगे देखना न्यूनतम कुपोषित बच्चों वाले जिले कौन से ऐसे जिले रहे जहाँ सबसे कम बच्चे कुपोषित रहे या अति कुपोषित रहे। तो सबसे कम बच्चे जो कुपोषित रहे वो
जिला है हापुड़, केवल 415 बच्चे। ठीक है, सेकंड स्थान पर चंदौली 416 बच्चे, तीसरे स्थान पर गाजियाबाद 627। ठीक, अब इसी से जुड़ा हुआ दो चीज ध्यान रखना। अब ये बच्चे अति कुपोषित हैं तो इनके साथ किया क्या जाएगा, तो सरकार ने 2021 से एक योजना प्रारंभ कर रखी है या अभियान प्रारंभ कर रखा है, उसका नाम है संभव अभियान। तो इस बार उसका चरण है 3। ठीक, तो संभव अभियान थर्ड 1 जुलाई से 30 सितंबर 2023 तक इसको चलाया जाएगा। इसकी थीम है पोषण 500। ठीक, कौन कौन चलाएगा इसको, तो बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार एवं स्वास्थ्य मंत्रालय दोनों मिलकर के इस समूह अभियान को चलाएंगे। किसके लिए है, जो अति कुपोषित बच्चे हैं उनके लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। उनको चिन्हित करना, उनको देखना, उनका कुपोषण कैसे दूर किया जाए, इस पे जो है ये ध्यान देंगे। और इसी से संबंधित इन बच्चों को ट्रैक करने के लिए, ये बच्चे जो हैं इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए एक ई-कवच ऐप भी बना हुआ है। ठीक है, अति कुपोषित बच्चों की निगरानी के लिए। ठीक, हाँ तो विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट करेंट पे ध्यान देते हैं। अगला करेंट ध्यान रखिएगा, विकसित भारत के लिए 4 आई पर ध्यान। ठीक है, इंपॉर्टेंट करंट है, इस पे ध्यान बना के रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बनेगी। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, जैसे ये क्या है 4 आई, तो यहाँ सरकार ने एक लक्ष्य रखा है। सरकार का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। ठीक है, तो ये सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बना दिया जाए। ठीक, अब यही क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन ये बन रहा है हमारा कि भारत सरकार का कब तक लक्ष्य है कि भारत को विकसित राष्ट्र बना दिया जाए। आंसर होगा 2047। ठीक है, 2047 ही क्यों, क्योंकि आज़ादी के 100 साल हम पूरे कर रहे हैं। 1947 में देश आज़ाद हुआ था और ये है 2047। ठीक है, चर्चा में क्यों रहा CII, ठीक है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यानी हिंदी में कहें तो भारतीय उद्योग परिसंघ के एक कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने के लिए सरकार 4 आई पर ध्यान दे रही है। तो ये 4 आई हैं कौन कौन से, तो पहला आई है इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचना, दूसरा इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, तीसरा इनोवेशन यानी नवाचार। यहाँ नवाचार का मतलब कि किसी भी चीज में थोड़ा बहुत खोज करके उसको अलग तरीके से प्रस्तुत करना। ठीक है, या कोई नई खोज कर देना। चौथा इंक्लूसिवेशन, ठीक है, इंक्लूसिवनेस यानी समावेश या समग्रता। ठीक, तो ये 4 आई है जिस पे ध्यान देना। यहाँ समावेश या समग्रता से तात्पर्य ये है कि समाज के हर आदमी को, ऐसा सरकार का मानना है कि सभी को आगे बढ़ने का मौका मिले। जब सभी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा तभी वो देश विकसित देश कहलाएगा। तो ये 4 आई पे ध्यान दे रही है सरकार, और ये 4 आई भारत को कहाँ लेके जाएगा, भारत को लेके जाएगा विकसित राष्ट्र की तरफ। ठीक है, तो ये 4 आई ध्यान रखिएगा। जैसे क्वेश्चन बन सकता है ना कि भारत को विकसित देश बनाने के लिए सरकार ने कितने आई पर ध्यान केंद्रित किया है, इनमें से कौन उसमें नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन बनने की संभावना बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अगला करंट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा 2023 के लिए देशों की अनुमानित विकास दर। ठीक, तो ये ध्यान रख लेना है, जो अनुमानित विकास दर है यानी ये किस महीने का है, जुलाई का है ना, तो जुलाई, तो जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो जुलाई करके पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जुलाई में भारत की विकास दर कितनी बताई, या चीन की विकास दर कितनी बताई, या अमेरिका की विकास दर कितनी बताई। ठीक है, तो यहाँ मैं कुछ देशों की विकास दर बता रहा हूँ, उसको ध्यान में रखिएगा। तो भारत सबसे आगे है, यानी कि पूरे विश्व में सबसे अधिक विकास दर अगर किसी देश की रहेगी तो वो होगा भारत, 6.1%, चीन की 5.2%, नाइजीरिया की 3.2%, मैक्सिको की 2.6%, ब्राजील 2.1%, सऊदी अरब 1.9%, अमेरिका 1.8%, कनाडा 1.7%, रूस 1.5%। और जो यहाँ ध्यान देना है ना, एक देश है जिसकी विकास दर जा रही है माइनस में, वो है जर्मनी, -0.3%। इस पे विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट करंट पे आइए, एक नाम चर्चा में आया है सारा सोजोस्ट्राम। ठीक, तो पहले तो इनकी पहचान, स्वीडन की तैराक हैं। तो अभी पिछले करंट में भी हमने देखा था कि जापान के फुकुओका में विश्व एक्वेटिक यानी तैराकी चैंपियनशिप चल रही है। इसको एथलेटिक्स भी हम कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं, विश्व एथलेटिक्स एक्वेटिक या तैराकी चैंपियनशिप 2023।
तो इस प्रतियोगिता में 50 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में 23.61 सेकेंड के रिकॉर्ड समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। किसने जीता? तो सारा सोजोस्ट्राम ने। ठीक है, अब किसका रिकॉर्ड तोड़ा? तो सारा ने 2017 में बनाए अपने ही रिकॉर्ड 23.67 सेकेंड को तोड़ा। तो सारा ने 2017 में 23.67 सेकेंड का रिकॉर्ड बनाया था। किस प्रतियोगिता में? 50 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में। ठीक है, उसी रिकॉर्ड को और अच्छा किया और इस बार जो फुकुओका में चल रही प्रतियोगिता है उसमें 23.61 सेकेंड से इन्होंने जीत हासिल की, यानी स्वर्ण पदक जीता। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे विशेष ध्यान रखिएगा कि विश्व तैराकी चैंपियनशिप में 20 व्यक्तिगत पदक जीतकर अमेरिका के जो माइकल फेल्प्स हैं उनकी इन्होंने बराबरी कर ली, यानी कि माइकल फेल्प्स ने भी अपने पूरे कैरियर में, ठीक है, कुल 20 व्यक्तिगत पदक जीते हैं। किसमें जीते हैं? तो विश्व एक्वेटिक चैंपियनशिप में। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है कि इन 20 पदकों में सारा के जो 11 पदक है ना वो स्वर्ण पदक है। ठीक, बाकी रजत और कांस्य। अगले करंट पे आते हैं, इस पे विशेष ध्यान बनाकर रखिएगा। एक किताब का नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई। ठीक है, ये किताब का नाम है, ये ध्यान रखना है। तो इस किताब का विमोचन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रामेश्वरम से किया। और रामेश्वरम किस प्रांत में या किस राज्य में? तो ध्यान रखना है तमिलनाडु। ठीक है, तो रामेश्वरम से किया। मूलतः ये किताब तमिल भाषा में लिखी गई है और ऊपर जो हमने लिखा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई, ये उसका अंग्रेजी रूपांतरण है। तो तमिल भाषा में जो ये किताब लिखी गई तो इसका नाम है, थोड़ा सीधा नाम है वो ध्यान रख लेना है, निनेलुक्कु मरानामिल्लाई नाम से प्रकाशित। ठीक है, अब इस किताब के लेखकों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस किताब के लेखक कौन कौन है? तो दो लोगों ने मिलकर के इस किताब को लिखा है। एक है डॉक्टर नज़ेमा मरैक्यार, कलाम जी की भतीजी हैं ये, और डॉक्टर YS राजन, इसरो के वैज्ञानिक है जिन्होंने कलाम जी को काफ़ी नज़दीक से देखा था। इन दोनों ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में, ठीक है, जो ये जानते थे उन चीज़ों को, उन घटनाओं को किताब में दर्ज किया है। जैसे एक घटना के बारे में YS राजन बताते हैं कि एक बार जब ये राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, तो राष्ट्रपति भवन में इनके परिचित कुछ लोग आ गए थे और जितने दिन वो रहे उतने दिन का वैसे तो सरकारी मेहमान के तौर पर आए थे, क्योंकि राष्ट्रपति का मेहमान राष्ट्रपति भवन में आ रहा है तो सरकारी मेहमान होगा, लेकिन APJ अब्दुल कलाम ने वो 3 या 4 दिन जितने भी दिन रहे उतने दिन का जितना भी खर्चा हुआ उतना उन्होंने भारत सरकार को पेमेंट किया, लगभग 9 लाख के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट करंट पे आइए, डोकशूरी। तो यहाँ सिर्फ इतना ध्यान रख लेना है कि चीन का फुजियान प्रांत इस तूफान से प्रभावित हुआ। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि डोकशूरी नामक तूफान किस देश में आया? देश पूछा तो चीन, चीन के किस प्रांत में आया? तो फुजियान प्रांत। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है। हाँ तो विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं और अगले करंट पे ध्यान देते हैं। अगला करंट, अखिल भारतीय सेवाओं में कार्यरत एकल पुरुष कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए अवकाश। ठीक है, अभी ये अवकाश केवल महिलाओं को मिलता था, लेकिन अब सरकार, केंद्रीय सरकार ये व्यवस्था केंद्रीय सेवाओं में कार्यरत एकल पुरुष कर्मचारियों के लिए भी करने जा रही है। तो देख लेना है क्या, पूरे सेवा काल के दौरान, सेवा के दौरान का मतलब कि पूरी सेवा काल के दौरान, जैसे मान लेते हैं किसी ने 20 साल नौकरी की या 30 साल नौकरी की, तो उस 30 साल के दौरान, ठीक है, सेवा के दौरान अब एकल पुरुष कर्मचारियों को भी 730 दिन, ठीक है, ये ध्यान रख लेना, 730 दिन का अवकाश मिलेगा। ठीक, यानी 2 साल। ठीक है 365 होता है ना, 365 और 365 जोड़ेंगे कितना आएगा? 730 दिन का अवकाश मिलेगा। और ये किस मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी की गई उसको भी देख लेते हैं। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई इस संदर्भ में। ठीक है, अभी केवल महिला कर्मचारियों को 730 दिन का अवकाश मिलता था। ठीक, तो यहाँ ये ध्यान रख लेना है ना कि इसके लिए जो है अखिल भारतीय सेवाओं अवकाश नियम 1955 के भाग 18D में परिवर्तन किया गया है और परिवर्तन करके ये व्यवस्था लागू की गई है। तो इस व्यवस्था के तहत ये ध्यान रख लेना है कि पहले 1 साल यानी 365 दिन का जो अवकाश वो लेगा अपने बच्चों की देखभाल के लिए,
तो उसको वेतन का 100% उसको मिलेगा, यानी कि पूरा वेतन मिलेगा। और दूसरे साल यानी जो दूसरा 365 दिन है उस दौरान अगर वो अवकाश लेता है तो वेतन का केवल 80% ही उसको दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करंट पे आइए। अगला करंट खंजर। ठीक, तो खंजर है क्या? तो भारतीय नौसेना का स्वदेश निर्मित खुखरी श्रेणी का मिसाइल कार्बेट, कार्बेट छोटे जहाजों को कहते हैं, ठीक है, छोटे लड़ाकू जहाजों को कार्बेट कहते हैं। ठीक, तो कैसा कार्बेट है? मिसाइल कार्बेट, इससे मिसाइल दागी जा सकती है। ठीक है, स्वदेश निर्मित है, खुखरी श्रेणी। ठीक, चर्चा में क्यों रहा? श्रीलंका के पूर्वी बंदरगाह त्रिंकोमाली की 3 दिवसीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचा। ठीक है, और क्यों गया इस यात्रा पर? क्या उद्देश्य था? लड़ाई तो चल नहीं वाली श्रीलंका के साथ, तो ध्यान रखना इस यात्रा का उद्देश्य श्रीलंका के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना और श्रीलंका के लोगों को भारतीय नौसेना से परिचित कराना। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं कि सद्भावना यात्रा है ये भारत की श्रीलंका के प्रति। अगले करंट पे आइए, राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार। ठीक, ये पुरस्कार देगा ब्रिटेन ही। ठीक है, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय ब्रिटेन में। ये राष्ट्रमंडल उन्हीं देशों का समूह है जो कभी न कभी ब्रिटेन की अधीनता में रहे हैं या ब्रिटेन के उपनिवेश रह चुके हैं। ठीक है, कुछ अपवाद हैं, एक दो उनको छोड़ के। चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार 2023 दिए जाने हैं। इसके लिए जो आखिरी लिस्ट बनी, यानी कि 50 नामों की जो लिस्ट बनी है, उसमें अंतिम 50 लोगों की सूची में 4 भारतीय युवाओं को भी शामिल किया गया है। ठीक है, उनके नाम देख लीजिए। अक्षय मकर, SDG 13 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 SDG तय किए हैं या विकास लक्ष्य तय किए हैं। इस 17 विकास लक्ष्य 2030 तक हर देश को पा लेना है। ठीक है, उस संदर्भ में ये राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार जो दिए जा रहे हैं, देखा जा रहा है कि किस व्यक्ति ने किस SDG के लिए सबसे अच्छा काम किया है। तो अक्षय मकर SDG 13 क्या है? जलवायु परिवर्तन। ठीक है, सौम्या डाबरीवाल SDG 5 लैंगिक समानता। ठीक है, स्त्री पुरुष के बीच में समानता। कौशल शेट्टी SDG 11 टिकाऊ शहर एवं समुदाय। चौथा नाम श्रुतिका शिलस्वाल SDG 4। ठीक है, गुणवत्ता परक शिक्षा। तो 2 पे ध्यान बना कर रखिएगा, एक गुणवत्ता परक शिक्षा पर, एक लैंगिक समानता पर, एक जलवायु परिवर्तन। कैसे ध्यान बना के रखना है? ध्यान ऐसे बना के रखना है कि ऐसे पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 के तहत किसको रखा है, 4 के तहत किसको रखा है, 11 के तहत किसको रखा है। ठीक है, तो वो 17 ये गोल तय किए गए और कब तक पा लेना है इनको? 2030 तक। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि जो पुरस्कार दिया जाता है ना, 15 से 19 वर्ष के युवाओं को इस पुरस्कार के लिए चयनित किया जाता है, इसलिए नाम दिया गया है युवा। यहाँ थोड़ा सुधार करना होगा, 15 से 19 नहीं, 15 से 29 वर्ष। ठीक है, 15 से 29 वर्ष के युवाओं को इस पुरस्कार के लिए चयनित किया जाता है या उन्हीं के नामों पर विचार किया जाता है। तो भारत के 4 लोग, एक तो फ्लैट क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार 2023 के लिए अंतिम 50 नामों की सूची में कितने भारतीय शामिल थे। तो चारों के नाम भी पूछ सकता है, किस SDG या किस डेवलपमेंट गोल से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से वो जुड़े थे, वो भी पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इस करंट पे ध्यान दीजिए। रैकेट लॉन विश्व चैंपियनशिप 2023, पहले इसका आयोजन कहाँ होगा? तो रॉटरडम नीदरलैंड्स में 2 अगस्त से ये प्रतियोगिता प्रारंभ हो गई। ठीक है, अब भारत भी भाग ले रहा है, तो भारत के कितने खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं? तो भारत के 16, यानी कि भारत ने 16 सदस्यीय टीम इस प्रतियोगिता के लिए भेजी है। तो भारतीय टीम के कप्तान कौन बनाए गए हैं? आदर्श विक्रम। ये नाम ध्यान रखना है, आपको कमेंट करना है कि आदर्श विक्रम का संबंध किस खेल से है। ठीक है, भारतीय टीम के कप्तान बनाए गए हैं आदर्श विक्रम। और रैकेट लॉन प्रतियोगिता है क्या? ठीक है, तो ध्यान रख लेना 4 रैकेट खेलों। तो रैकेट खेल का मतलब कि बैडमिंटन खेला ही होगा लगभग सब लोगों ने, टेनिस वाला रैकेट देखा ही होगा, टेबल टेनिस वाला देखा ही होगा, स्क्वैश वाला, यानी कि हाथ में पकड़ के कोई जिससे हम जो है चिड़िया खेलते हैं या शटल कह सकते हैं, वो खेलते हैं, या टेनिस बॉल खेलते हैं, या छोटी बॉल खेलते हैं। ठीक है, तो वो 4 उन्हीं इंस्ट्रूमेंट को हम रैकेट कहते हैं और 4 रैकेटों का ये गेम है। पहला टेबल टेनिस, बैडमिंटन, टेनिस, स्क्वैश। ठीक है, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, टेनिस, स्क्वैश का मिश्रण है। यानी कि रैकेट लॉन विश्व चैंपियनशिप में वही देश विजेता होगा जो
इन चारों में अच्छा प्रदर्शन करेगा। यानी कि जो खिलाड़ी 16 गए हैं उसमें से कुछ टेबल टेनिस खेलेंगे, कुछ बैडमिंटन खेलेंगे, कुछ टेनिस खेलेंगे और कुछ स्क्वैश खेलेंगे। ठीक है, बाद में देखा जाएगा कि कितनी प्रतियोगिताएं किस देश के खिलाड़ियों ने जीती हैं, उसी आधार पर विजेता का फैसला होगा। ठीक है, हाँ तो विद्यार्थियों अब आते हैं 30 जुलाई के करंट पर, और पहला करंट है हमारा जोजिला सुरंग। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन ये है कि जोजिला सुरंग पड़ेगी कहाँ पे, तो लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश में। कहाँ, जोजिला दर्रे के निकट निर्मित, या जोजिला दर्रे के निकट इस सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। 11,578 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ये सुरंग, या कह सकते हैं कि जोजिला दर्रा 11,578 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, बनने के बाद इस सुरंग की लंबाई लगभग 13 किलोमीटर की होगी। चर्चा में क्यों रही, 2026 तक पूर्ण होने का इसका लक्ष्य था, परंतु अब यह परिवर्तित करके कितना कर दिया गया है, 2030 तक पूर्ण होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, अब इस सुरंग बन जाने से फायदा क्या होगा, यह सुरंग जोजिला दर्रे को पार करने में जो 4 घंटे का समय अभी लगता है ना, उसको घटा करके कितना कर देगी, केवल 15 मिनट। समस्या ये है कि सीमा सड़क संगठन इसका निर्माण कर रहा है, और सीमा सड़क संगठन के द्वारा ये बताया गया कि जहाँ ये सुरंग बनाई जा रही है वो प्राकृतिक आपदाओं से या वो बर्फ से हमेशा ढका रहता है, इस वजह से कठिनाई ज़्यादा आ रही है। इस वजह से 2026 की जगह अब ये सुरंग पूरी होगी 2030 तक। ठीक है, नेक्स्ट करंट पे आइए, एक मेले का नाम आ रहा है बनमाश मेला। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही बनेगा कि बनमाश मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, कहाँ लगता है, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो इसका सीधा सा आंसर होगा जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में कहाँ, अनंतनाग जिला। ठीक है, अब ये मेला क्यों चर्चा में रहा, तो इस मेले के अवसर पर अनेक कश्मीरी पंडित पिंडदान करने मार्तंड सूर्य मंदिर पहुंचे, और ये मार्तंड सूर्य मंदिर देखा जाए तो ललितादित्य मुक्तापीठ ने जो है इसको बनवाया था। ठीक है, मार्तंड सूर्य मंदिर पहुंचे, इस वजह से चर्चा में रहा। और जैसा कि कश्मीर के बारे में कहा जाता है, अभी एक मूवी बनी थी 370, उसमें जो है कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुए अत्याचार को दर्शाया गया था। अब कितना सही है कितना गलत वो तो बाद में कई जांचें हुई, हाँ कुछ प्रताड़ित हुए, कई कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो ऐसी कई घटनाएं हुई वहाँ पे। तो उस संदर्भ में ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि कई मुस्लिमों ने जो है इन कश्मीरी पंडितों को वहाँ पिंडदान करने के लिए जो मार्तंड सूर्य मंदिर पहुँचे, उनकी उन्होंने काफ़ी सहायता भी की। ठीक है, नेक्स्ट करंट पे आइए, तो अगला जो चर्चित स्थान है वो है अयोध्या। तो अयोध्या पूरे भारत में चर्चा का केंद्र है राम मंदिर के निर्माण को लेकर के। तो राम मंदिर का निर्माण जारी है, जैसा कि सरकार या प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि जनवरी 2024 तक इस मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा। तो अभी क्यों चर्चा में रहा, यहाँ राम जन्मभूमि मार्ग, ठीक है, सरयू तट से लेकर के राम जन्मभूमि के लिए जो रास्ता बनाया गया है वो जनता के लिए खोल दिया गया, इसको नाम दिया गया है राम जन्मभूमि मार्ग। ठीक है, नेक्स्ट करंट में देखिए, बच्चियों एवं महिलाओं के लापता होने संबंधी रिपोर्ट गृह मंत्रालय द्वारा संसद में प्रस्तुत। ठीक, तो ये रिपोर्ट 2019 से 2021 के बीच बताता है कि 13.13 लाख बच्चियां एवं महिलाएं लापता हुई हैं। 18 वर्ष से कम की जो हैं उनके लिए बच्चियां शब्द का प्रयोग किया गया, 18 वर्ष से अधिक उनके लिए महिलाएं शब्द का प्रयोग किया गया है। तो 13.13 लाख आंकड़ा सीधा है, याद रखना होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो बनने की संभावना नहीं है, लेकिन 3 तब भी बन सकते हैं। सबसे अधिक महिलाएं और बच्चियां कहाँ से लापता हुई, तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से। अगर सर्वाधिक महिलाओं की बात की जाए तो महाराष्ट्र से लापता हुई, और सर्वाधिक बच्चियों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश से लापता हुई। ठीक है, नेक्स्ट करंट अंतरिक्ष से आ रहा है, सिंगापुर के 7 उपग्रहों का प्रक्षेपण। ठीक, तो यहाँ संख्या याद रखनी है, जैसा कि ट्रेंड देखने में आता है कि क्वेश्चन बनाते समय वो ऐसे कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि अभी हाल ही में भारत ने किस देश के 7 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है, या अभी हाल ही में भारत ने सिंगापुर के कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण किया, सबसे कॉमन क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 7। तो 7 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया, कहाँ से किया गया, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। किस रॉकेट द्वारा, PSLV C56 द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया है। ठीक है, इसरो प्रमुख एस सोमनाथ हैं। ठीक है, तो ये
ध्यान में रख लेना है, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बनी रहेगी। ठीक है, हाँ विद्यार्थियों, तो नेक्स्ट करंट पे आते हैं। अगला करंट है मन की बात कार्यक्रम। ठीक है, तो 30 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम का 103वां एपिसोड रहा। ठीक, आपको पता ही है मन की बात कौन करता है, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी। तो इस बार मन की बात की कुछ प्रमुख बातें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। तो पहले उसमें यह है कि काशी में इन्होंने चर्चा की या ऐसा जिक्र किया कि काशी में हर साल लगभग 10 करोड़ पर्यटक अब आ रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने जो प्रमुख तौर पर रखी वो है बिना महरम मुस्लिम महिलाओं का हज पे जाने का जिक्र इन्होंने किया। महरम क्या होता है? पुरुष साथी। ठीक है, तो मुस्लिम महिलाओं के साथ एक समस्या ये थी कि जिनको भी हज पे जाना वो अकेले नहीं जा सकती थी। ठीक है, उनके साथ कोई एक पुरुष साथी होना चाहिए। तो कौन सा पुरुष साथी होना चाहिए? या तो उनका पति हो या खून के रिश्ते का कोई पुरुष। खून के रिश्ते का मतलब कि पुत्र हो सकता है, पिता हो सकता है। ठीक है, तो उसी को मुस्लिम धर्म में महरम कहा जाता है। ठीक, तो अब भारत में ये व्यवस्था कर दी गई है कि बिना महरम के भी मुस्लिम महिलाएं हज पे जा सकती हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें इस बार मन की बात कार्यक्रम में वो है मेरी माटी मेरा देश अभियान के शुभारंभ की बात इन्होंने कही है। मेरी माटी मेरा देश, ये अभियान किसके लिए है? कि देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले जवानों को सम्मान प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है, तो इस अभियान के तहत होगा क्या? इस अभियान के तहत देश के कोने कोने से अमृत कलश यात्रा निकाली जाएगी। देश के कोने कोने का मतलब कि गांव गांव से अमृत कलश यात्रा निकलेगी। और यहाँ ध्यान रखना है कि 7,500, ठीक है, 7,500 कलशों में मिट्टी और पौधे लेकर देश के कोने कोने से मिट्टी और पौधों लेकर 7,500 कलशों में ये यात्रा पहुंचेगी दिल्ली। और दिल्ली पहुंचने के बाद जिन कलशों में ये मिट्टी आ रही है उस मिट्टी से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास अमृत वाटिका बनाई जाएगी। ठीक है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का भव्य प्रतीक होगी। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट करंट पे आते हैं। अगला करंट है प्रोम 18। ठीक है, प्रोम 18 है क्या? ये बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का मशहूर ऑर्केस्ट्रा संगीत कार्यक्रम। ठीक है, स्थान रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन। ठीक है, ये तो बीबीसी के संदर्भ में हो गया, लेकिन भारत के संदर्भ में क्यों चर्चा में रहा? तो यहाँ ध्यान रखना है कि इसी प्रोम 18 के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, लता मंगेशकर बॉलीवुड लेजेंड कार्यक्रम। ठीक है, इस कार्यक्रम के तहत लता मंगेशकर के गीतों को गाया गया। और ये ध्यान रख लेना है कि इसी हाल में यानी रॉयल अल्बर्ट हॉल में ही लता जी ने 1974 में एक प्रस्तुति दी थी। और उस प्रस्तुति में उन्होंने जो 2 प्रमुख गाने गाए थे, ए मेरे वतन के लोगों, आएगा आने वाला आएगा, जैसे अनेक गीत उन्होंने गाए थे। इन्हीं गीतों को इसी प्रोम 18 के तहत पुनः गाया गया। और इस कार्यक्रम की शुरुआत मुच्छाल एक गायक हैं, उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम के शीर्षक गीत से की। ठीक है, तो इस वजह से ये चर्चा में रहा प्रोम 18, याद रखिएगा। ठीक है, 31 तारीख के करंट पे आते हैं। फार्मूला 1 वर्ल्ड पावर बोट रेसिंग। ठीक है, वर्ल्ड पावर बोट रेसिंग का मतलब कि नदी या समुद्र में ही होगी। जो बोट होंगी वो इंजन से चलेंगी। ठीक है, क्षमता जिस इंजन की ज़्यादा होगी वो जीतेगा। फरवरी 2022 में उत्तर प्रदेश में पहली बार इसका आयोजन किया जाएगा। ध्यान रख लेना, भारत में नहीं, उत्तर प्रदेश में पहली बार इसका आयोजन किया जाएगा। स्थान कहाँ पे आयोजन होगा? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश। और वाराणसी में कौन सी नदी है? गंगा नदी। वाराणसी गंगा नदी के किस किनारे पर है, किस तट पर बसा हुआ है? तो बाएं। ठीक है, तो वाराणसी गंगा के बाएं तट पर बसा हुआ है। और वाराणसी के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब से ये शहर है तब से जीवंत शहर के रूप में बना हुआ है। यानी कि तब से ये शहर है, जब से चर्चा मिलती है इसकी, या जब से हम इसको ये कह सकते हैं कि 16 महाजनपदों से इसको जोड़ सकते हैं। तो 16 महाजनपदों में काशी महाजनपद था, तब से लेके आज तक ये महानगर के रूप में ही रहा है। ठीक है, इससे पहले भारत में देखा जाए तो वर्ष 2018 में विजयवाड़ा और अमरावती, इन 2 जगहों पर फार्मूला 1 वर्ल्ड पावर बोट रेसिंग का आयोजन किया जा चुका है। हाँ तो विद्यार्थियों, नेक्स्ट करंट पे आते हैं। अगला करंट अपना है उत्तर प्रदेश के कानपुर से जुड़ा हुआ वेद सीसो मैकेनिका फैक्ट्री। कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्यों चर्चा में है ये ध्यान दे लेना है।
जो पहली वंदे भारत ट्रेन जिसको नाम दिया गया था T18 इसलिए कि 18 महीने में बनकर तैयार हुई थी, इसलिए इस ट्रेन को कहते हैं T18, के सभी बोगी फ्रेम इसी फैक्ट्री में बने थे। ठीक है, बोगी फ्रेम का मतलब जो डिब्बा देख रहे हैं, डिब्बे के नीचे ढांचा हटा दिया जाए तो जो फ्रेम होता है, इसमें पहिया लगा होता है जिसके ऊपर वो ढांचा सेट होता है, उसी को बोगी फ्रेम कहा जाता है। ठीक है, अब इसी कंपनी ने 2018 से 2019 के बीच 180 बोगी फ्रेम वंदे भारत ट्रेन के लिए बनाए। ठीक है, अब वर्तमान में क्यों चर्चा में रहा कि अभी हाल ही में इसी कंपनी को 192 असेंबल्ड बोगी फ्रेम का ऑर्डर पुनः मिला है। ठीक है, यहाँ पे असेंबल्ड का मतलब कि वंदे भारत की हर ट्रेन में जो है कुछ इंजन्स लगे हुए हैं हर बोगी में, तो वहाँ इन इंजन्स को असेंबल करके भेजा जाएगा, यानी जोड़ के भेजा जाएगा। इसके पहले जो भेजा गया था खाली फ्रेम ही भेजा गया था। नेक्स्ट करंट पे ये भी उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ। उत्तर प्रदेश पुरातत्व स्मारक संरक्षण के लिए धन आवंटन, तो ये ध्यान रख लेना है जितने पुरातत्व संरक्षण की जो भी इमारतें हैं वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग देखता है। तो देखना है कि इस बार आवंटन कितना हुआ। तो केंद्र सरकार ने संसद में इस बात का जवाब देते हुए बताया कि चालू वित्तीय वर्ष, तो जैसे ही चालू वित्तीय वर्ष आ जाए तो कौन सा भारत सरकार का वित्तीय वर्ष कब से कब तक, तो 1 अप्रैल 2023 से चलेगा, ये चलेगा 31 मार्च 2024 तक। ठीक है, ये है भारत का वित्तीय वर्ष। तो जब भी वित्तीय वर्ष पूछेगा तो ध्यान रखना 1 अप्रैल, और जो करंट साल चल रहा है जैसे इसमें 2023 चल रहा है तो 1 अप्रैल 2023 से नेक्स्ट ईयर जो 24 आने वाला है 31 मार्च 2024 तक। तो ये बताया गया केंद्र सरकार द्वारा कि चालू वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश में धार्मिक सहित केंद्र संरक्षित स्मारकों के जीर्णोद्धार के लिए कुल 53.60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ठीक है, यहाँ ध्यान रख लेना है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अधिकार क्षेत्र में 743 केंद्रीय संरक्षित स्मारक हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 743 ऐसे स्मारक हैं जिनका संरक्षण केंद्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट करेंट पर एक नाम चर्चा में है, नाम है रेमी ल्यूसिडी। ठीक है, किस देश के हैं, तो फ्रांस के हैं, यानी और काम क्या करते हैं, तो फ्रेंच स्टंटमैन। ठीक है, स्टंटमैन का मतलब जो करतब दिखाते हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पर चढ़ना इनका स्टंट था। ठीक है, चर्चा में क्यों रहे, इंटरनेट मीडिया में रेमी एनिग्मा के नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक, चर्चा में इसलिए रहे कि हांगकांग की 721 फीट ऊंची इमारत ट्रायंगुलर टावर की 68वीं मंजिल से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई। अपने एक दोस्त से मिलने गए थे 40वीं मंजिल पर, जैसा कि बताया गया समाचारों में कि 40वीं मंजिल पर उनका दोस्त रहता था। बिल्डिंग को देख करके इन्होंने कहा कि वो इस बिल्डिंग की 68वीं मंजिल पर चढ़ेंगे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कि 68वीं मंजिल तक ये पहुंच चुके थे, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, इस बारे में किसी को विशेष जानकारी नहीं है। उस 68वीं मंजिल से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अगला नाम चर्चा में है हर्षवर्धन सिंह। कौन है ये, तो भारतीय मूल के अमेरिकी इंजीनियर हैं। ठीक है, क्यों चर्चा में रहे, तो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होना है 2024 में, तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी में अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। तो अमेरिका में ये है ना कि जो जैसे रिपब्लिकन पार्टी हो चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी हो, तो रिपब्लिकन पार्टी में जो नेता हैं, जो प्रमुख नेता हैं, वो अपनी अपनी दावेदारी अपने पार्टी में पहले प्रस्तुत करते हैं कि ये पार्टी हमको अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित करे। तो जितने भी उस पार्टी के प्रमुख जो पदों पर हैं वो चुनाव करते हैं कि कौन राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा, बाकी सब हट जाएंगे, एक जो बचेगा वही चुनाव लड़ेगा। तो यहाँ ध्यान रख लेना है कि भारतीय मूल के हैं हर्षवर्धन सिंह। ठीक, इसलिए चर्चा में है कि रिपब्लिकन पार्टी में अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है कि रिपब्लिकन पार्टी से इनको राष्ट्रपति के पद के लिए लड़ाया जाए। ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान रख लेना है कि इनसे पहले यानी हर्षवर्धन सिंह से पहले ही रिपब्लिकन पार्टी से ही भारतीय मूल के 2 और, ठीक है, भारतीय मूल के 2 और निक्की हेली और विवेक रामास्वामी ने भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। ठीक, नेक्स्ट करंट पे आइए, ये भी अमेरिका से ही आ रहा है, मेजर क्रिकेट लीग 2023। ठीक, इस पे ध्यान बना के रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्रम कौन सा है, आयोजन कितनी बार किया गया, तो ये पहला आयोजन था। स्थान अमेरिका, फॉर्मेट क्या था, T20।
यानी कि T20 जैसे अपने यहाँ होता है IPL, वैसे ही इसको समझिएगा मेजर क्रिकेट लीग 2023 को। ठीक है, फाइनल कहाँ खेला गया? तो फाइनल खेला गया डलास टेक्सास ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम। ठीक है, ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम डलास में और प्रांत है टेक्सास। ठीक, विजेता कौन रहा? तो यहाँ विजेता की ही वजह से ये चर्चा में रहेगा। तो विजेता जो टीम थी उसका पूरा नाम है मुंबई इंडियन न्यूयॉर्क। ठीक है, इसके कप्तान रहे निकोलस पूरन और उप विजेता टीम थी सिएटल ओरकाश। ठीक है, टीमों की संख्या कितनी रही? तो टीमों की संख्या रही 6। तो भारत का तो है नहीं, तो इस संदर्भ में इतनी ही चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट करंट पे आते हैं। अगला करंट सिनेमा से जुड़ा हुआ, एल्फिंस्टन थिएटर। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो कोलंबो श्रीलंका में स्थित है। क्यों चर्चा में रहा? इस वर्ष ये अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है अपनी स्थापना के। ठीक है, यानी कि इस थिएटर को स्थापित हुए 100 वर्ष हो गए। भारत और श्रीलंका के बीच जोड़ने का काम इसने किया लोगों को सिनेमा के माध्यम से। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? कलकत्ता के पारसी कारोबारी थे जमशेद प्रेमजी मदन। ठीक, इन्होंने कलकत्ता में मदन थिएटर्स लिमिटेड एक कंपनी बनाई थी। ठीक है, मदन थिएटर्स लिमिटेड। इसी मदन थिएटर्स लिमिटेड ने इसका निर्माण कराया था एल्फिंस्टन थिएटर का, जो कोलंबो श्रीलंका में स्थित है। हाँ, यहाँ ये ध्यान रख लेना है कि भारत में पहला अस्थाई सिनेमाघर जैसे आज के सिनेमाघर हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, जब ये अस्थाई सिनेमाघर नहीं होते थे तो जगह जगह छोटी छोटी मशीनें होती थी जो दिखाती थी, जगह जगह जाके लग जाती थी, चारों तरफ से कनात से पर्दे से घेर दिया जाता था, वहाँ सिनेमा चलता था कुछ दिन, उसके बाद वहाँ से हट जाया करता था। ठीक है, तो पहला अस्थाई सिनेमाघर बनाने का श्रेय भी दिया जाता है जमशेद प्रेमजी मदन को। इन्होंने एल्फिंस्टन पिक्चर पैलेस के नाम से पहला अस्थाई सिनेमा हॉल कलकत्ता में बनवाया था। ठीक, नेक्स्ट करंट पे आइए, स्मार्टफोन निर्यात। ठीक है, तो भारत ने चालू वित्तीय वर्ष के 2 महीनों में, अभी हमने क्या देखा था, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक, ये अपना चालू वित्तीय वर्ष है। तो पहले 2 महीने यानी अप्रैल और मई, ठीक है, पहले 2 महीनों में 2.43 अरब डॉलर मूल्य के, ठीक है, संख्या नहीं है ये, मूल्य, इतने दाम के, अरब मूल्य के स्मार्टफोन का निर्यात किया। तो भारत ने इन्हीं 2 महीनों में 2.43 अरब डॉलर मूल्य के स्मार्टफोन अन्य देशों को बेचे। तो सर्वाधिक निर्यात भारत ने किसको किया? तो सर्वाधिक निर्यात भारत ने अमेरिका को किया। कितने रुपए का? 81.24 करोड़ डॉलर का। दूसरा स्थान रहा यूएई का 48.45 करोड़ डॉलर। तीसरा स्थान रहा नीदरलैंड का 20.5 करोड़ डॉलर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने खत्म किया जुलाई के करंट। तो अभी इसमें ध्यान रखना है कि मैंने कुछ करंट छोड़ दिया, उसको मैं अलग अलग दूंगा। जैसे मणिपुर संघर्ष के बारे में एक अलग वीडियो होगी, बाघ गणना भी जारी हुई 29 जुलाई को, उसके बारे में एक अलग वीडियो आपको दूंगा, पूरी बाघ गणना, क्योंकि उसको 4 साल बचा के रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दूंगा। अभी जुलाई तक का आप ये करंट पूरा करिए, 8 या 9 तारीख तक, 1 से लेकर 7 अगस्त तक का करंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी अपने चैनल के बारे में बताइए और उनको भी अपने चैनल से जोड़िए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।